स्टार्ट कर दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। तो हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नपाषाण काल तक, अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो। आइए, इसे कई नामों से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी के नदी पर स्थित है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, यह सभ्यता काफ़ी साल पुरानी 2500 ईसा पूर्व की यह सभ्यता थी। पश्चिमी एशिया में काफ़ी बृहद क्षेत्र में फैली हुई। कितनी थी? 25 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया में पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी भारत में आपने देखा होगा, पाकिस्तान की साइड में एक ट्रायंगल बनता है। हड़प्पा सभ्यता का एक ट्रायंगल बनता है। उस ट्रायंगल में क्या होता है जानेंगे, आइए। इसकी खोज 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। कब इसकी खोज हुई थी? 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग। आपको पता है कि पुरातत्व के विभाग है, आपको कुछ याद है? इसके जो महानिदेशक थे उनका क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये किस मंत्रालय के अंडर में आती है? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब कुछ देखते हैं इसके फैक्ट। जैसे कि आपको देखो, पुरातत्व विभाग में जो थे तत्कालीन सर जॉन मार्शल, 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी उन्होंने। हड़प्पा के साथ कई सालों में देखो स्थल हड़प्पा भी हुआ था। हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 में। सबसे पहली खोज जो की गई थी हड़प्पा की वो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। और ये हड़प्पा पंजाब में एक मोंटगोमरी जिला है, वहाँ पे स्थित है। मोंटगोमरी जिला है और रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे है? मोंटगोमरी रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिली? मनुष्य की मूर्तियाँ मिली, जो बलुआ पत्थर की बनी थी। अन्नागार मिला, बैलगाड़ी मिली। ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। मोहनजोदड़ो हाँ, तो जैसे कि हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने, अभी आपको बताऊं, 1922 में की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे सर जॉन मार्शल के समय जब वहाँ पे काम चल रहा था, तो वहाँ पे रेल की पटरी बिछ रही थी। कच्छ से पाकिस्तान जो था, गुजरात से रेल की पटरियाँ बिछ रही थी। तब ईंटों की बहुत कमी हुई, तो वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने देखा ईंट पास में पड़ी है, तो काफ़ी वो यूज हुई। जब यूज किया तो पता चला यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में ईंटें प्राप्त हुई। तब इसकी खोज शुरू हुई थी। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार जहाँ पे अन्नों का भंडार गृह बोलते थे, अन्नागार मिले थे। कांच की मूर्तियाँ मिली थीं, कांच की मूर्ति, विशाल स्नानागार। पशुपति वन थे, महादेव की मुहार। पशुपति दोस्तों किसे कहते हैं? अब उस समय किसको कहते थे, लेकिन हम लोग शिव को मानते हैं। भगवान शिव की वहाँ पे मूर्ति मिली, उनकी मुहर मिली। एक दाढ़ी वाले और बाबा थे, आप एनसीईआरटी में देखेंगे, उनके हाथ वगैरह ऐसे करके दिखाई देंगे, वो हैं दाढ़ी वाले मनुष्य की थी। पत्थर की मूर्तियाँ नहीं, और बुने हुए कपड़े। दोस्तों उस समय हाथों से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य सबसे पहले यहीं पे मिले। फिर आपके पास जो आपको मैंने अभी बताया था, ऐसे कई छोटे छोटे जगहों की हम लोगों की खोज जब समझ में आई, हमारे सामने वो चीज़ आई, तो देखिए 1929 में क्या था?
सुतकांगे डोर, जैसा कि मैंने बताया था एक ट्रायंगल बन जाता है, दक्षिण पश्चिमी एशिया एक ट्रायंगल सा बन जाता है। उसमें देखिए क्या क्या थे। ये पाकिस्तान में दक्षिणी राज्य, दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान नदी के 10 नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच क्या होता था, मुख्य व्यापार का केंद्र था हड़प्पा और बेबीलोन। ऐसे ही आपको आगे चल के देखने को मिलेगा लोथल में। लोथल एक बहुत पुराना बंदरगाह था और व्यापार के लिए ही वो प्रसिद्ध था। फिर आओ चिन्हुदड़ों, इनकी जो सुतकांगे डोरी थी वो स्टील ने की थी। चिन्हुदड़ों की M.G. मजूमदार 1931 में करी थी। चिन्हुदड़ों में क्या मिला था मटके बनाने की दुकान, सॉरी मैं दुकान कह रहा, मटके मिले वहाँ पे, बनाने की कला वहाँ पे देखी। और ऐसे कई चीज़ यहाँ पे मिले। एक बिल्ली एक कुत्ते की मिली, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले, और ऐसी कई सारी चीज़ें मिली। मतलब औरतों का श्रृंगार, औरतें जो करती हैं श्रृंगार, ज़्यादातर साक्ष्य अपने चिन्हुदड़ों से ही मिले। अब क्या क्या होता है, लिपस्टिक जो भी होती हो, लेकिन ज़्यादातर श्रृंगार यहीं पर मिले। आप देख रहे हैं मनके बनाने की दुकान। मनके दोस्तों, मनके बोलते हैं मटके या बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े मिले, जैसे हम मनके बोलते हैं। वहाँ पे एक और पास में जगह थी आमरी, इनकी भी खोज इन्होंने ही की थी 1935 में। इस सिंधु नदी के तट पर हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे हिरन के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, हिरन के। कालीबंगन, कालीबंगन का नाम इसलिए कालीबंगन, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इससे किसने किया, घोष जी ने किया था। इसकी जो खोज हुई थी घोष ने की थी 1953 में। ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान स्टेट में। घग्गर नदी, याद रखना दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। यहाँ पे जो मिले ऊँट की हड्डियाँ मिली। अब राजस्थान में तो ऊँट तो भाई मिलना ही मिल रहा है, याद रखो। अगर कालीबंगन में कुछ मिला तो कालीबंगा कैसे याद रखें, राजस्थान में। साक्ष्य याद रहेगा तुम्हें, ऊँट की हड्डियाँ मिली, अग्निवेदिकाएँ मिली और लकड़ी का हल मिला। अच्छा, अग्निवेदिकाएँ पता क्या होती हैं, अग्निवेदिकाएँ मतलब जहाँ पे हम लोग हवन कुंड होता है। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे लोग जो थे पूजा पाठ करते थे, यहाँ पे पूजा पाठ जानते थे। जैसे कि आपने पहले देखा पशुपति महादेव की मोहर, तो ऐसे इनकी मातृशक्ति जो थी ज़्यादा इनके पूजनीय थी। यहाँ पे नारी शक्ति महान बताई गई, क्योंकि हम लोग जितनी भी मूर्तियाँ मिली अधिकांश मूर्तियाँ स्त्री की ही मिली। तो मातृ देवी की यहाँ पे पूजा होती थी मित्रों। अब करते हैं लोथल, जैसा कि मैंने अभी बताया था। लोथल सबसे पुराना बंदरगाह लोथल ही है, सबसे पुराना बंदरगाह लोथल। ये किसके लिए फेमस था, ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ से आर राव ने 1953 में खोज की थी, जो गुजरात के कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा। दोस्तों ये चीज़ नहीं याद रखेंगे, कैम्बे की खाड़ी ये सब भूल जाओ, याद रखना भोगवा नदी। किसकी नदी, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ, गुजरात में। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित थी। यहाँ पे मानव निर्मित बंदरगाह था, मानव निर्मित बंदरगाह। गोदीवाड़ा एक जगह है, गोदीवाड़ा। चावल की भूसी यहीं से मिली। शतरंज का खेल दोस्तों सबसे पहले लोथल में ही मिला। ऐसा लोथल में ही शतरंज की साक्ष्य मिले, या हम लोगों को ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे लोग शतरंज खेलना जानते थे। और चावल की भूसी भी मिली। क्या मिली दोस्तों, चावल की भूसी। अग्निवेदिका तो आप जानते ही हो, वही हवन कुंड मिला, वही यहाँ पे भी पूजा होती होगी। अच्छी बात है, यहाँ के तो ज़्यादा दिमागदार लोग थे। देखो शतरंज यहाँ से मिला भाई, अच्छी बात है। अब आओ सुरकोतड़ा, जैसे कई नाम है, सुरकोतड़ा भी कह देते हैं, सुरकोतड़ा भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये जेपी जोशी ने 1964 में खोज की थी, जो कि गुजरात में। यहाँ पे ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन हाँ घोड़े की हड्डियाँ सबसे पहले यहीं मिली। घोड़े की हड्डियाँ और मटके, घोड़े की हड्डियाँ और मटके यहीं से मिले। फिर आते हैं हम लोग
बनावली। बनावली बनावली एक जगह थी, यहाँ पे भी मटके मिले। आपको मैंने बताया था जौ के साक्ष्य यहीं मिले। हड़प्पा और पूर्व हर संस्कृति के साक्ष्य मिले, मतलब हड़प्पा से पहले जो संस्कृति थी, मैंने बताया था हड़प्पा भी 3 भागों में डिवाइड हुआ था। ऐसे ही जो पूर्व हड़प्पा था, पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य यहीं से मिले। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली हरियाणा के, सॉरी हाँ, हिसार जिले में स्थित है हरियाणा के। यहाँ पे दोस्तों मन के जैसे मटके मिले। जौ आपको बताया था मैंने, जौ की तो सबसे कृषि जब नपाषाण काल में कृषि जब हम लोग करना सीख गए थे, तो सबसे पहले जो फसल उगाई जाती थी वो जौ ही था। अब जौ को मैंने, आपको याद है मैंने क्या बताया था कि जौ खाने के लिए नहीं उगाया जाता था। जौ हम लोग खाते नहीं थे, वो धार्मिक कार्यों में प्रयोग में लाते थे, आज भी लाते हैं। और जब जौ के साक्ष्य मिले बनावली में, तो मतलब पूजा यहाँ पे भी होती थी। आइए, धौलावीरा जानते हैं? धौलावीरा, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे फैक्ट बोलते हैं ना, फैक्ट। यहाँ पे देखिए क्या मिला आपको। आर.एस. बिष्ट ने 1985 में इसकी खोज की थी, और ये कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में। कच्छ के रण या कच्छ, आप इतना याद रखो, कच्छ में ये धौलावीरा जो मिला था। यहाँ पे जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड, जल निकासी का प्रबंध, मतलब यहाँ के लोग इतने शिक्षित थे, वो नालियाँ बनाना जानते थे। ऊपर से अभी आगे जा चल के पढ़ेंगे, हम लोगों को बहुत से ऐसे समझदार, इतनी समझदारी से चीज़ें बनाई जाती थी कि ऐसे तो अब हम जितनी सीख रहे हैं, हमें लगता है अगर ऐसी सुविधाएं या उपकरण पहले होते तो हमसे भी आगे होते हैं। सबसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। आइए अब इनके चरण देखते हैं। इनके 3 चरण थे, मैंने बोला था ना। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता 3 भागों में बटी है, 3 भागों में। हम लोग ये नहीं जानते सिंधु सभ्यता बस आए उठाए पढ़ लिए बात खत्म, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता भी अपने एक आप में एक विशाल सभ्यता थी, एक बृहद क्षेत्र में। आप सोचो जो 2500 ईस्वा पूर्व की सभ्यता हो, तो सभ्यता तो बड़ी होगी। और हर बड़ी चीज़ का हम लोग विभाजन करते हैं ताकि हम छोटे छोटे स्तर लेके उसे समझ सकें। जो प्रारंभिक था, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, वो 3300-2600 ईसा पूर्व तक की थी। परिपक्व मतलब मध्य बोल सकते हैं, या परिपक्व मतलब एक नए निर्माण, एक नए विकास, एक नए विकासशील की तरफ जब बढ़ते हैं, उसे बोलते हैं परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता। ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक थी। अब उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, उत्तर वाली जो थी, वो 1913 से पूर्व तक थी। अब दोस्तों याद रखना, जो प्रारंभिक वाली हड़प्पा सभ्यता थी, जो उसका चरण था वो हाकरा चरण था। क्या था? हाकरा चरण से संबंधित था। यहाँ पे आपको पता है, जैसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया। घग्गर नदी पीढ़ी थी ना, घग्गर नदी में किया गया। इसकी जो लिपि है वो लगभग में बताई जाती है 3000 ईसा पूर्व के समय मिलता है। लिपि क्या होती है? हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण। अब ये इसकी जो लिपि है हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, क्यों? ये हम पढ़ने में आती ना है। अब पहले कोई था तो नहीं, हम अपनी भाषा समझाने के लिए वो किस चीज़ का या कौन से इशारे होते थे या कैसी भाषा थी, जो सब समझाई जा सकते थे कि हाँ ऐसा नहीं वैसा। अब जो भी होता हो, तो इसकी लिपि दोस्तों आज तक पढ़ी नहीं गई। इसके जो सबसे विशेषता है, एक केंद्रीय, क्या है दोस्तों? एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण। मैंने बोला ना, चीज़ें जब बढ़ती जाती हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ लोग इतने समझदार तब थे, फिर आगे चल के और प्रोग्रेस किए। ऐसे ही जो इनकी जो चरण की विशेषता थी, वो केंद्रीय इकाई होना और बढ़ते हुए नगरीय गुण। नगरीय गुण दोस्तों, नगर बनाने का जो उनका तरीका था वो दिन ब दिन मॉडिफाइड होता चला गया, और मॉडिफाइड हो गए, अभी तो और होंगे। व्यापारिक क्षेत्र था, व्यापारिक क्षेत्र हो चुका था, और खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं उस समय। अब देखो उस समय क्या क्या बोलने गई थी, देखो भाई, मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती
होती थी। मटर शुरू हो गई थी। मटर, खजूर, रुई, तिल, ऐसी चीज़ें हम लोग प्रचलन में आ गई थी, हम लोग खेती करना सीख गए थे। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कोट दीजी, याद रखना दोस्तों, बहुत नाम थोड़ा टफ है, लेकिन आप 2-4 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे? कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। यहाँ पे पता, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात बोलें कि हाँ ऐसे याद क्यों करना, तो भाई परिपक्व जो हड़प्पाई सभ्यता है, परिपक्व वाली जो अपनी बीच वाली है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक की, अगर याद रखें इसकी सबसे पहले प्रदर्शन कहाँ किया गया, या फिर इसकी चरण में, इसकी चरण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कहाँ पे हुई दोस्तों? कोट दीजी, कोट दीजी। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपना परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। 2600, समझ रहे हैं ना आप? जैसे ये 2600 ईसा पूर्व से ये अपने विकास में एक नया मोड़ इसके जीवन में आ चुका था, इस सभ्यता में। अब परिपक्व जो हड़प्पाई सभ्यता है, ये बड़े बड़े नगरी के अंदर में परिवर्तित हो चुकी थी। मतलब जैसे ही परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता आई, तो ये बड़े बड़े नगर का निर्माण करने लगी, या हो भी चुके थे कुछ, और ये अपने काफ़ी बृहद क्षेत्र में ये सभ्यता फैलती हुई जा रही थी। अच्छा, हड़प्पा, हड़प्पा जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों अभी तो पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं, परंतु लोथल जो है, लोथल, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, भारत में। अगर बात कहें तो लोथल जो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, सबसे पुराना बंदरगाह था, तो आज भी दोस्तों हमारे भारत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में। और जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, ये हमारे पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी की सभ्यता, अब इनके जो पतन हुए, इनका पतन काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। आइए देखते हैं। 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है इनका, 1700 पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त तो हो चुके थे। मतलब कि 1800 से 1700 ईसा पूर्व तक जब तक वो आते गए, क्रम के जो पतन हो गया, तो कई राज्य थे, कई ऐसे शहर थे जो नहीं रहे, धीरे धीरे समाप्त हो चुके थे वो। परंतु इनकी संस्कृतियों को अगर देखा जाए, इनकी संस्कृतियों को, तो इनके तत्व देखे जा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो संस्कृत में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं कि ऐसे जो हुई थी घटना। दोस्तों, इतिहास अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पे आप जितना अंदर घुसते हैं, आपको नई नई चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी, आश्चर्यजनक बात है। अब कुछ पुरातत्व के जो आंकड़े लगाए गए थे, पुरातत्व के आंकड़े, तो अंतिम समय 1000 से 900 ईसा पूर्व बताया गया। भाई कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, अब पुरातत्विक साक्ष्य जो सर्वेक्षण या पुरातत्व विभाग है, जब उससे आंकड़े लगाते हैं, तो हम लोगों को मिलता है कि 1000 से 900 ईसा पूर्व तक ये टाइम जो पीरियड था, इसमें ये सभ्यता समाप्त हो चुकी थी, इसका पतन हो गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। इनकी जो नगर जो योजना थे, जैसा अभी मैंने बताया, नगर की इतनी बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे, जैसे तारीफ कर रहे थे, तो वैसे ही हम जानते हैं कि भाई नगर योजना थी कैसी, जो इतनी अच्छी थी। चलिए आइए जानते हैं। देखो, ये सबसे पहली बात, नगर योजना, ये अपने नगर विकसित के लिए ही इसका नाम जाना जाता है। यहाँ की सभ्यता थी, तो दोस्तों क्या, हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय प्रणाली के लिए ही जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कुछ दुर्ग थे। दोस्तों, दुर्ग किसे कहते हैं? नगरों में अपने अपने एक दुर्ग थे जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं ना, उन्हें दुर्ग बोलते हैं। जैसे कि महल जो नीचे वाला हिस्सा था, निचला वाला हिस्सा, वहाँ पे समाज में जो लोग थे वो रहते थे, और यहाँ पे कुछ मुखिया लोग अपने दुर्ग में कौन रहते थे? उनके कुछ मुखिया लोग, जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनकी वो उनके लीडर हों, या कोई भी हो सकता है, वही जिसके अनुमानता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों में अपने दुर्ग थे,
ठीक है, उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। जैसे दोस्तों मैंने बोला ना, बहुत से लीडर होते थे। अब बात कही गई है उच्च वर्ग के लोग। अब वर्ग तो या तो जातिवाद कुछ होगा ऐसा, तभी यहाँ पे रहते हैं, या फिर उच्च वर्ग इसलिए भी कहते हैं कि जो माने हुए लोग थे, हो सकता है वो पैसे वाले हों, समाज को चलाने वाले हों, समाज के नेता हों। तो ऐसे भी दोस्तों दुर्ग के नीचे सामान्य ईंटों से निर्मित होने की बजाय सामान्य लोग निवास करते थे। जैसे मैंने बताया ना, जो दुर्ग पे रहते थे वो लीडर, और निचले निचले स्थान पे उनका समाज रहता था, समाज के कुछ लोग रहते थे। इसमें जो सबसे एक पद्धति अपनाई गई थी, पद्धति देखिए, हड़प्पा सभ्यता की ध्यान देने वाली क्या है कि ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें, जिनके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दोस्तों समकोण, समकोण का मतलब जानते हैं आप? मतलब कि यहाँ पे जो सड़कें थीं, सड़कें वो समकोण पे काटती थी, मतलब जैसे भी हों समकोण पे, इनके बीच का जो होता था सेम डिजाइन, जालीनुमा, इसीलिए। और इस पद्धति को क्या नाम देते हैं? ग्रिड पद्धति। जो सड़कों बनाई थी, कौन से? ग्रिड पद्धति या प्रणाली। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मोहनजोदड़ो में ऐसी ही चीज़ें आती हैं। जैसे उनका नगरीय विन्यास था, तो बताइए भाई नगरीय विन्यास में से क्या खास था? वो पूछ लेंगे सड़कें बताइए, सड़कों में कौन सी पद्धति अपनाई गई या कौन सी प्रणाली थी? तो कौन सी थी? ग्रिड पद्धति। जैसा ये आपने देखा था, अन्न भंडारों का निर्माण नगरों की प्रमुख विशेषता थी। विशाल अन्नागार, स्नानागार, ऐसी चीज़ें हम लोगों को मिली थी जो वो अपने आप में खास हैं। इसमें जो ईंटें थीं, जो ईंटें थीं वो इसलिए विशेषता है कि यहाँ पे जो ईंटों के घर बनाए जाते थे, वो पक्की ईंटों के घर बनाए जाते हैं। किसके दोस्तों? पक्की ईंटों के। जो मिस्र के मकानों के निर्माण के शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। समझ रहे हो? मिस्र, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नहीं, मेसोपोटामिया, उसके समकालीन मानी जाती है ये, और ये उससे कई ज़्यादा बड़ी थी। मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया, उसके समकालीन ये सभ्यता मानी जाती है। इनके जो जल निकासी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में ही, कि यहाँ पे जो सड़कें बनाई जाती थी बड़ा बेहतरीन तरीके से दोस्तों, नीचे नाली लगा के ऊपर पाट दिया करते थे। जैसे आज के समय में सीवर लाइन, मतलब आप उसमें जो गंदगी अगर होगी तो उसकी जो स्मेल होगी वो भी बहुत तक ना आपको सूंघने के लिए मिले, तो गंदगी देखने के लिए तो छोड़ ही दो। इतने समझदार लोग थे, अपने समाज को इतना स्वच्छ बना रखते थे, बहुत स्वच्छ, इसीलिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है, समाज को स्वच्छ रखोगे तो हमारे भी नाम कभी होगा, तुम्हारे गांव का भी। चलिए, यहाँ पे जो स्थान मिले थे, अब कालीबंगा थे, कालीबंगा घर घर कुएं पाए जाते थे। घर घर कुएं के मतलब एक छोटे से कुएं जिसमें पानी भंडार कर सकें। तो कालीबंगा में बहुत से ऐसे घर मिले जो घर घर कुएं पाए जाते थे। लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया। संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा विभाजित थे। मतलब यहाँ पे जो है विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा में विभाजित हैं। जितने भी नगर थे उनके और पास बाउंड्री हुआ करनी थी, उनके नगर के और पास दीवारें हुआ करती थी। चलिए अब आइए कृषि पे, कृषि के बारे में जानते हैं। इनका जो कृषि उत्पादन था ये मुख्यतः अनाज का उत्पादन करते थे। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे जो मुद्रा तो तब होती नहीं थी, पैसा तब तो हुआ नहीं करते थे, शायद ये मुद्रा की भाषा भी नहीं जानते थे। तो यहाँ का जो व्यापार करने का जो तरीका था वो आदान और प्रदान वाला था, कि हम तुम्हें ये देंगे, इसके बदले हमें ये दे दो, हम ये करेंगे तो हमारा ये कर दो। तो आदान प्रदान का जो माध्यम था वो उनकी वस्तुएं थीं, मुद्रा नहीं थी तब। चलिए, यहाँ पे चावल के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। किसके दोस्तों? अब यहाँ पे जो ठीक देखो,
गेहूँ, सरसों, तिल, मसूर आदि सब उत्पाद होते हैं। गुजरात के कुछ स्थानों में तो बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिलते हैं। मतलब गुजरात में कहीं कहीं बाजरा भी उगाया जाता था। तो हम मान सकते हैं कि हम अन्न उगाना अच्छी तरीके से सीख गए थे, हम जानने लगे थे चीज़ों को। और जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने जो सबसे पहली फसल कोई उगाई थी वो कपास की फसल थी। किसकी थी? कपास की। पढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ किया। दोस्तों, कपास की खेती व्यापार में बहुत ही थी। जैसे लोथल में, लोथल एक व्यापारिक केंद्र था। तो व्यापार किन चीज़ों का होता था? हमारे अनाज का, कपास की खेती का, कपास की, जूट, ऐसी चीज़ों का हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता करता था। चलिए आगे जानते हैं। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इनके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। समझ गए दोस्तों? ध्यान से सुनो। इनकी जो कृषि की प्रधानता का मापन है वो इनकी तुलना के हिसाब से किया जाता है। इनकी क्षमता तुलना के आधार पर कि हम कितना करें और किस लिए करें और कैसे करें, वो आगे तक की सोच के। अब इनकी सोच के आप जान सकते हो, यहाँ विशाल अन्नागार मिलते थे। अन्नागार जरूरत क्यों पड़ती थी? एक तो ये सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई है। अगर अन्नागार नहीं होता तो भंडार कहाँ रखते हैं उस चीज़ को इकट्ठा रखने के लिए? इसलिए कि हो सकता जब नदी पास में हो सकता बाढ़ आ जाए, पानी बरस जाए, फसल खराब हो जाए, इसलिए वहाँ पे पहले से ही अपना इकट्ठा करके रखते थे। और ये पशुपालन भी बहुत बड़े पैमाने पे करते थे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पशुपालन भी बहुत बड़ी मात्रा में करते थे। मतलब ये जानवर पालना अच्छी तरीके से सीख गए थे। अब यहाँ पे टेराकोटा की मूर्ति जो मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं आइए जानते हैं। आइए आगे। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिलते हैं। पुरातत्व खुदाई बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अब जैसे हमने बताया था लकड़ी के हल मिले, लकड़ी के हल, तो हलों का दोस्तों क्या होता होगा? हल से खेत की जुताई होती है। तो हम लोग जो साक्ष्य हैं वो जुते हुए खेत भी मिले, जुते हुए दोस्तों खेत भी मिले। मोहरों पर टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिलते हैं। यहाँ पे एक पूजनीय पशु अर्थात एक श्रृंगी पशु यहाँ पे जैसे बोलते हैं हम, जो पूजनीय योग होता है वही थे। हड़प्पा सभ्यता अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। समझ गए दोस्तों? मतलब इनकी अक्सर कर जितने भी मैदानी क्षेत्र जहाँ पे ये लोग फसल करते थे, तो अधिकतर ऐसी जगह पर पाए गए हैं कि जहाँ हम सिंचाई अपने अनुसार करें, जब उसे ज़रूरत हो तब उसे पानी हम दे सकें। दोस्तों, अगर ऐसी जगह हो कि जहाँ पता ही ना हो पानी कब आ जाए, कब चला जाए, कब आ जाए, कब चला जाए, या फिर रह ही जाए, जहाँ पे पानी हम व्यवस्थित रूप से पहुँचा भी ना सकें, तो वहाँ पे तो खेती करना ही अलग बात है, इम्पॉसिबल है, होएगी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते हैं। दोस्तों मैंने बताया ना, ये कृषि के साथ पशुपालन भी बड़े पैमाने पर करते थे। जब हल चलाएंगे तो बैलों की जरूरत पड़ेगी। अब जो बैल पाले, भैंसे पाले, कुछ भी तो कृषि के लिए कुछ तो अब ट्रांसपेरेंट, अब पहिए का आविष्कार तो हो ही चुका था। फसल को लाना भी होता था घर पे खेत से, फिर व्यापार के लिए भी ले जाना था, तो सर पे रख कर थोड़ी ना ले जाते होंगे। इसीलिए पशुपालन बड़े पैमाने पर करते थे। ये ट्रांसपोर्ट का काम भी इनका अच्छा खासा था, घर पे लाने की, मतलब सारी व्यवस्था, इसीलिए पशुपालन की इन्हें बहुत आवश्यकता पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो लोथल की एक सह संयुक्त टेराकोटा की मूर्तियां मिलते हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अब केंद्रित नहीं थी, अश्व केंद्रित नहीं थी। यहाँ के जो सूक्ष्म रूप से जो मोहनजोदड़ो लोथल है, एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। दोनों की टेराकोटा की मूर्तियां जो मिली हैं, तो संस्कृत किसी भी स्थिति में अब केंद्रित नहीं थी, अब वो केंद्रित नहीं थी। आगे आते हैं। अब इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमिक लेवल और देख लें कैसी रही होगी इनकी अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों आपको पता है, जिस समाज में जो अपने समाज को बेहतर
बनाने की, ऐसी ऐसी हर रोज कलाएं सीखता हो, या ऐसी कला सीखते हुए यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल अच्छी ही होगी। कि जहाँ समाज समझदार होता है, वहाँ किसी भी चीज़ की हमें नहीं लगता कोई परेशानी होती है। चलिए आगे अर्थव्यवस्था देखते हैं। देखिए, अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन, मापन विधियों से जुड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। यहाँ पे मोहरें दोस्तों, मोहरें अनगिनत मिली, समझ रहे हो, अनगिनत मोहरें, लिपि, वजन, एक समान वजन होता था। विधियों, सिंधु घाटी सभ्यता लोगों के जीवन का उससे ही पता चलता है कि कितना शानदार जिंदगी थी, क्या जीवन था। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। पत्थर पत्थर धातुओं, सीप या शंख। दोस्तों सीप या शंख एक सीप आप जानते हो, मैं ऐसे तो कैसे बताऊं, ये पानी में पाए जाते हैं, पानी के अंदर। इनकी भी दोस्तों अब बनाते होंगे कुछ, इनका कुछ यूज होगा, हो सकता है कि इनकी कुछ चीज़ें बनाने में, आभूषण बनाने में क्या आता हो। तो ये लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। विनिमय दोस्तों, अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो व्यापार की प्रक्रिया थी उसमें मुद्रा नहीं होती थी। विनिमय उसे बोलते हैं आदान प्रदान को। विनिमय उसे बोलते हैं कि हम तुम्हें ये चीज़ देंगे और इसके बदले हमें वो चीज़ चाहिए, या फिर इस चीज़ को लेने में हमें ये चीज़ें कितनी देनी पड़ेगी। जैसे हमारे घर पे गेहूँ ख़त्म हो गए, बाजरा पड़ा है, अब बाजरा हम खा नहीं रहे हैं, तो अब हम कहें हमें गेहूँ चाहिए, सामने वाले बोल रहे हैं 1 बोरी तब हम देंगे जब 2 बोरी हम बाजरा दोगे। उसे ही बोलते हैं विनिमय, विनिमय प्रणाली। चलिए आगे आते हैं, अब अरब सागर पे आ रही हैं। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। कुशल नौवहन प्रणाली भी दोस्तों मौजूद थी अरब सागर के तट पर। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहाँ से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया के सुगम व्यापार होता था। दोस्तों अफगानिस्तान में मैंने बताया ना था, पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान, एक ट्रेंगल बना के इनका जो बृहद क्षेत्र है एक ट्रेंगल में था। इनका जो व्यापार होता था, अफगानिस्तान में इन्होंने कई बस्तियां बसा दी व्यापारिक। अफगानिस्तान में सिर्फ व्यापारिक कोठियाँ मान लो, केंद्र मान लो, या मंडी मान लो, जैसे आज के समय में, वही चीज़ इन्होंने अफगानिस्तान में खोल दी थी। दजला, फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। यहाँ पे आप देख रहे हो दजला, फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र, यहाँ की जो भूमि की जो क्षेत्र थे खेती करने के लिए दोस्तों, या कुछ व्यापार करने के लिए, तो यहाँ पे वाणिज्यिक, वाणिज्यिक किसे बोलते हैं, वाणिज्यिक संबंध थे। मतलब यहाँ पे उन चीज़ों का मोल भाव होता था। वहाँ पे कुछ करने के लिए एक निश्चित मूल्य का, एक निश्चित मूल्य आपको देना पड़ता। मूल्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसका जब वो करेंगे तो उसके बदले उन्हें संतोषजनक कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती थी। आइए, हड़प्पा प्राचीन लेपिस लालुजी मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। अब दोस्तों याद रखना, चीज़ें ऐसी चीज़ें पता हर कोई नहीं बताता, ऐसी चीज़ें हम लोगों को ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक ना। और हम आप लोगों के लिए मेहनत इतनी करेंगे कि बस आपको एकदम मलाई मिलेगी। मेहनत हमें बस साथ में बने रही है। तो इनकी जो प्राचीन हड़प्पाई जो थे, जो लेपिस लाजुली एक मार्ग का नाम था लेपिस लाजुली, वहाँ से जो व्यापार करते थे, तो जिनका जो व्यापार था वो उच्च लोगों का था। जैसे दुर्ग में जो रहते थे लोग, काफ़ी उच्च वर्ग के लोग थे, तो शायद उन्हीं का व्यापार इसी से होता था। चलिए अब शिल्पकला देख लें। शिल्पकला भी तो देख लें, इकोनॉमिक बहुत ज़बरदस्त था इनका इकोनॉमिक सिस्टम। अब आइए शिल्पकला। हड़प्पाई सभ्यता, जो हड़प्पाई कांस्य युग की वस्तुएं निर्मित करने की विधि, उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। दोस्तों कांस्य की मूर्तियाँ
इन लोगों को अच्छे से बनाने आ तो उसका यूज करना आ गया था। इसीलिए दोस्तों इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। अब तांबा और टिन जब मिलेंगे तभी तो कांसा बनेगा। तो यहाँ पे जो कांसे की मूर्तियां बनी थी तो दोस्तों याद रखना, तांबा कहाँ से लाते थे? राजस्थान की खेतड़ी खान से। खेतड़ी खान से तांबा और अफगानिस्तान से टिन। दोस्तों याद रखेंगे, बार बार कहोगे याद हो जाएंगी। राजस्थान से तांबा और अफगानिस्तान से टिन टिन लाया जाता था। तब कांसे की मूर्तियों का निर्माण होता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए। मतलब वहाँ का एक जो ब्रांड होगा कोई, जैसे हम लोग ठप्पा बोलते हैं, हर एक का अपना इम्पैक्ट होता है, एक लोगो होता है, एक ब्रांड का नाम आपने देखा है, ब्रांड का नाम सब बोलते हैं जारा, ये भी ठप्पा ही है जारा का। ऐसे ही वहाँ पे हर वस्तुओं पे उनके ठप्पे मिले। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। समझ रहे हो? बड़ी बड़ी ईंटों से जो उन्होंने चीज़ें बनाई थी, तो उससे एक चीज़ हम लोग के दिमाग में आती है कि वहाँ पे जो मिस्त्री लोग थे, आज हमारे घर बनाते हैं राजमिस्त्री, तो उनका भी अस्तित्व का पता चलता है कि पहले लोग भी घर बनाने की विधि जानते थे। अब सोचने वाली दोस्तों ये बात है कि इतनी सभ्यता कहाँ से आई? क्योंकि घर बनाने में नाप तौल से लेके उनकी एक सही डिज़ाइन पहले तैयार की जाती है, उसके बाद घर निर्माण करते हैं। तो सोचो यहाँ की सभ्यता कितनी एडवांस थी। ईंटों से घर बना दिया राजमिस्त्री ने। चलिए भाई, हड़प्पा नाव बनाने की विधि, मनगा बनाने की विधि, मोहर बनाने की विधि भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता महत्वपूर्ण शिल्प विशेषताएं थीं। अब जब ऐसे समाज हो तो फिर तो कोई बड़ी बात ना है जानने में। मटका भी बना लेते थे, मोहरे भी बना लेते थे, ये भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियां भी बनाने अच्छी तरीके से आती। अब जौहरी वर्ग सोने चांदी और कीमती पत्थर आभूषण का निर्माण करते थे। अब जौहरी वर्ग, जौहरी आज भी हम लोग कई कई लोगों को बोलते हैं जौहरी, जौहरी बोलते हैं सोनार को, जो आभूषण बनाता हूँ। सोने की आभूषण बनने लगी, चांदी, कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण होने लगा। दोस्तों पत्थरों के भी आभूषण बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेषता बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। इनकी जो बर्तन बनाने की कला थी उसमें परिपक्व थे, तो ये चमकदार बर्तन भी बनाते थे। चलिए आगे आइए, अब इनकी संस्थाएं देखें। संस्थाएं दोस्तों, एक केंद्र देखें, क्या क्या संस्था थी, क्या क्या चीज़ें थी, आइए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता। मैंने बताया ना दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिखित प्रमाण मिले तो हैं, लेकिन हमारी वो भाषा समझ से परे है। इसीलिए वहाँ पे जो लिखा गया था अभी तक पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कुछ पता नहीं। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं के प्रति समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य था। उनकी जो प्रकृति थी, जो राज्य थे, संस्थाएं थीं, वो कैसे मेंटेन करते थे, कौन चलाता था, ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन उनके बीच में ऐसे समन्वय कैसे बैठा, ये जानना काफ़ी कठिन है। हम इसे अभी तक जान तो गए लेकिन कम हद तक, पूरा नहीं। हड़प्पाई स्थलों पर मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, हवन कुंड या पूजा पाठ ऐसे साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु हम कह नहीं सकते कि वो पूजा ही करते थे। यहाँ पे अगर पुजारी होने की अगर हम बात कहें तो हम ठोक बजा के नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पुजारी थे। आइए अब हड़प्पा सभ्यता जो वहाँ पे
हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। मतलब यहाँ पे जो नियम कानून होता था, जैसे उच्च वर्ग के लोग बताते थे, वो और कोई नहीं, व्यापारी ही द्वारा शासित थे। मतलब इन पे जो शासन था, इनके किसी के हाथ में अगर हुकूमत है तो एक व्यापारी के हाथ में। आइए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की शक्तियों के केंद्र की बात करें तो पुरातत्व अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। अगर हम हड़प्पा की शक्तियों की केंद्र की अगर बात करें, शक्तियों केंद्र मतलब कौन कौन सी जगह पे ऐसी शक्तियाँ, मतलब उन्हें पावर जो मिलती थी, जैसे एक घर में जैसे पावर होती है ना किसी एक की, वैसे ही एक जो शहर चलाने वाली एक शक्तियाँ थी, संगठन था, आज हमें उसका लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन उसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है कि चीज़ें ऐसी ही होती थी। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। जैसे दोस्तों मैंने बोला ना, हम लोगों को केंद्रीकरण क्यों नहीं पता चला, कि वहाँ पर कोई ऐसी जगह ही ना मिली। जैसे कि मुगल शासन में आ जाऊँ तो अकबर की, शाहजहाँ की ऐसे किले बने हैं, कोठियाँ बनी हैं, अभी राष्ट्रपति भवन बना है, प्रधानमंत्री भवन बना है, सीएम हाउस है। एक जहाँ पे पावर मिलती है ना, जहाँ हम लोग चाहते हैं कि हाँ ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे जाएंगे काम हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई। तो इसी वजह से माना जाता है कि यहाँ पे जो भी लोग थे समान थे, सबके हाथ में सेम पावर। आइए कुछ पुरातत्वविदों की राय है हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कुछ बड़े बड़े लोग हों, छोटे छोटे शहरों पर राज करते हों, या राज करें तो उन्हें चलाते हों, ऐसा भी माना गया दोस्तों। अब धर्म, आइए भाई इधर धर्म भी हो तो टेराकोटों की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। दोस्तों वहाँ पे एक मूर्ति है, मूर्ति जो मिली है उसके नाभि से एक पेड़, एक फूल निकलता हुआ दिखाया गया है, एक पौधा निकलते हुआ दिखाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी की उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। दोस्तों मिस्र के जो नील नदी है वो एक देवी की तरह उन्हें पूजते थे, उन्हें मानते थे। और यहाँ पे जो जिस स्त्री की हम लोगों को मूर्ति मिली थी, जिसके पेट से पौधा निकला, तो ये हमारा मानना है ये पृथ्वी की देवी होंगी, जिनके क्यों माँ से तो जीवन की उत्पत्ति होती है, तो इसीलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो देवी थी। आइए, पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए जो कि एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए थे। और इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक मोहर मिली, मोहर में 3 श्रृंग मतलब 3 सींग वाले। अब कौन थे पता नहीं, लेकिन योगी की मुद्रा, योगी की मुद्रा कैसी होती है, या तो ऐसे बैठे होंगे, फिर ऐसे बैठे होंगे, आंख बंद करके कैसे बैठे होंगे, कैसे अपने भजन में मगन, वही योगी की मुद्रा वही होती, अपने भजन में मस्त रहते वो लोग। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा, और उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया। अब जो पुजारी थे, देवता जो थे, पुजारी कह सकते हैं हम, देवता कैसे हैं, देवता जी के एक तरफ हाथी खड़ा था, एक तरफ बाघ, उनके सिंहासन के पीछे एक भैंसा का चित्र बनाया गया। उनके पैरों के पास 2 हिरन भी चित्रित हैं। दोस्तों अगली क्लास में जब हम लेंगे ना, तब आपको दिखाएंगे इनकी पूरी मूर्ति। देखिए पास में 2 हिरन के चित्र भी हैं। भगवान की मूर्ति के पशुपति नाथ महादेव की संज्ञा दी जाती है। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि पशुपति महाराज थे, तो भाई एक शंकर भगवान को ही मान लेते हैं कि उन्हीं को ये चीज़ें प्यारी हैं, वही सन्यासी रूप में बैठे रहते हैं। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जननांगों के चित्रित पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। वो पर्यावरण को अपना ही भगवान मानते थे, जो उन्हें मिलता था। देखिए कितने समझदार लोग थे, वाह। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था और दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। दोस्तों एक श्रृंगी, एक सींग वाला गेंडा, गेंडा एक सींग वाला, और जिसकी पीठ पे कुबड़ निकला होता ना, कुबड़ जिसे आज के हम बाबा लोग कहते हैं नांदिया आ गए, नांदिया जी। तो ये चीज़ें, ये प्रचलन उसी सभ्यता से पहले ही हम लोग जानते थे। आइए अब इनके पतन की बात की जाए, इनका पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1800 में पतन हो गया था, परंतु उसके
पतन के कारण अभी तक विवादित हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि इसकी कैसे पतन हुआ, किस कारण हुआ, ये आज दिन तक विवादित है। किसी के कुछ बोलते हैं, किसी के कुछ मत हैं, किसी के कुछ हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था तथा उसे हरा दिया। अब ऐसा माना जाता है, लेकिन हम मान नहीं सकते। मान सकते तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब युद्ध होएगा तो यहाँ पे तो कोई राजा था ही नहीं, तो युद्ध किया किसने। तो ऐसे अपने अपने विचार हैं, लेकिन इसके कारण आज दिन तक अपवाद ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पास संस्कृतियों में कोई एक तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। इनके जो साक्ष्य मिले हैं, ऐसे से पता चलता है कि हाँ आक्रमण हुआ भी हो तो आक्रमण से पूरा पतन नहीं हुआ। दूसरी तरफ पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक जन्य मानते हैं। मतलब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आई, भूकंप आया, थोड़ा भूकंप मान सकते हैं या फिर बाढ़ मान सकते हैं, ऐसी कई चीज़ें विवादित हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनीय विक्षोभों की उत्पत्ति, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एनवायरनमेंट, पर्यावरण चेंज हो गया था, ऐसे भी माना जाता है। और एक अन्य कारण ये भी हो सकता है, नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्यान्न क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। प्राकृतिक आपदा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना गया है। या तो हो सकता है दोस्तों नदी के किनारे थी, हो सकता है कि नदी में उफान आया हो और सारी खाने पीने की फसलें नष्ट हो गई हों, जिसके भूख के कारण मर गए हों। ऐसी चीज़ें मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट्स में ज़रूर करें। आपकी समस्या के लिए हम खड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।